तो सभी विद्यार्थियों का विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपको जो घर बैठे सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका आप भरपूर आनंद उठाएं। तो कक्षा 12 एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आपका भूगोल विषय है, इसमें आपकी 2 बुक्स हैं। पहली है आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो होगा भारत। इसमें भारत के लोग और उनकी अर्थव्यवस्था, यानी सेकंड पार्ट आपका इंडिया ज्योग्राफी का है, और फर्स्ट पार्ट जो है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानव से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, जिनको हम सांस्कृतिक क्रियाकलाप बोलते हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक वगैरह, पेन वगैरह और अच्छी तरह से सुनते जाएं और अध्ययन करते जाएं। यहाँ नोट्स आप अपनी वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं। तो चलिए आगे, ज़्यादा बात न करके आगे अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपका है भूगोल, ज्योग्राफी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। बहुत सारे बच्चों के मीनिंग भी ये सही याद नहीं रह पाता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पहले अपने विषय का मीनिंग और उसका नाम शुद्ध रूप से लिखना सीख लें। भूगोल, और अंग्रेजी में इसको कहोगे आप GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जो शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। यानी इस पृथ्वी के ऊपर जो भी मानवीय क्रियाकलाप हो रहे हैं, उन सभी मानवीय क्रियाकलापों का वर्णन ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का वर्णन करना तथा उसके बदलते स्वरूप का वर्णन करना। जो पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है, उसका वर्णन करना। भूगोल विषय को ज्ञान की शाखाओं की जननी कहा जाता है, यानी सभी विषयों की जननी है। अर्थात भूगोल के अंतर्गत सभी विषयों का जो संश्लिष्ट ज्ञान है, उसका अध्ययन किया जाता है। सारगर्भित जो सारांश जो है विषयों का, उन सभी विषयों के सारांश का अध्ययन है वो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तो आपका एक सामान्य परिचय है कि ज्योग्राफी जो शब्द है, इस ज्योग्राफी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना और उसके बदलते हुए स्वरूप का वर्णन करना। आगे हम देखेंगे, भूगोल की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं हैं, और इसमें पहली शाखा है भौतिक भूगोल, और जो दूसरी शाखा है ये है मानव भूगोल। तो 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। नेक्स्ट आप देखेंगे भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल में किस बात का अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल में आप देखेंगे, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। भौतिक स्वरूप से यहाँ तात्पर्य है कि पृथ्वी का जो स्वरूप है, प्रकृति के द्वारा बना हुआ जो स्वरूप है, जिसको आपने कक्षा 11 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इन सब के अंतर्गत आपने कक्षा 11 में अध्ययन किया था कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का स्वरूप क्या है, पृथ्वी के भीतरी भाग में और पृथ्वी के बाहर होने वाली भौतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं, भूकंप का, ज्वालामुखी का, चक्रवात का, इन सब का हमने अध्ययन किया था। तो ये सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटित होती हैं, वो सभी घटनाएं हैं वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं, और उन सभी घटनाओं का जो अध्ययन है वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि भौतिक भूगोल है क्या। भौतिक का तात्पर्य यहाँ प्रकृति से है कि पृथ्वी की जो भी विशेषताएं हैं जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो सारी विशेषताएं भौतिक होती हैं, प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। जैसे मैदान है, तो ये प्रकृति द्वारा, नदियों के द्वारा निर्मित है। अन्य भी कई प्रकार के जो कारक हैं
तो ये भौतिक घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। इन सब का आपको विशेष ध्यान। हम्म, तो भौतिक भूगोल में भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। और भौतिक स्वरूप को आपको अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है कि प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त घटक हैं वो सारे भौतिक हैं। यह धरातल पर अलग अलग जगह पाई जाने वाली भौतिक परिघटनाओं के वितरण की व्याख्या और अध्ययन करता है। साथ ही यह भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है। इसकी कई उपशाखाएं हैं जो विविध भौतिक परिघटनाओं की विवेचना करती हैं। अन्य जो भौतिक परिघटनाएं हैं उन सारी परिघटनाओं का यहाँ विवेचन करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट जो पॉइंट है इसके अंतर्गत आपको मुख्य रूप से एक तो ध्यान रखना है भूगोल क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसको अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। और एक आपको ध्यान रखना है कि भूगोल जो है भूगोल, इस भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखा हैं, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। फिर आपको देखना है कि भौतिक भूगोल क्या है। तो भौतिक भूगोल का तात्पर्य है कि पृथ्वी के ऊपर जो भी भौतिक विशेषताएं हैं जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं उन सबको हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत शामिल करेंगे। जैसे मैदान है, वन है, नदियां हैं, ये सब भौतिक घटक होते हैं, पर्वत हैं, ये सारे भौतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। और ये भौतिक भूगोल जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसका मुख्य रूप से अध्ययन आपने कक्षा 11 में किया भी है। और दूसरी जो मुख्य शाखा है वो है मानव भूगोल। और इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और आपका जो पहला पार्ट है ये सारा का सारा इस मानव भूगोल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भौतिक भूगोल का अध्ययन आपने कक्षा 11 में कर लिया है और यहाँ आप पूर्ण रूप से मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 में मानव भूगोल का पूरा अध्ययन करेंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। और एक है आपका, एक तो भौतिक पर्यावरण है, इसका आप यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे कि मानव भूगोल क्या है। एक तो भौतिक पर्यावरण और दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक। भौतिक पर्यावरण तो क्या है, भौतिक पर्यावरण तो है जो प्रकृति के द्वारा जो भी बात हमने की थी, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो भी विशेषताएं हैं वो सारी भौतिक पर्यावरण हैं। जैसे वन है, मरुस्थल है, यानी इस धरातल पर प्रकृति के द्वारा जो भी विशेषताएं निर्मित हैं प्रकृति के द्वारा वो सारी भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएंगी। और सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण का तात्पर्य है कि इस पृथ्वी के धरातल पर जो मानव जो भी गतिविधि कर रहा है, जैसे सड़क का निर्माण कर रहा है, तो ये सांस्कृतिक घटक के अंतर्गत आएगा, सामाजिक और सांस्कृतिक घटक में आएगा। मानव का जो समाज है वो सामाजिक घटक के अंतर्गत आएगा। सड़कों का निर्माण है, रेल मार्गों का निर्माण है, पुल का निर्माण है, विभिन्न प्रकार के शहरों का मानव के द्वारा बसाना है, गाँव का बसाना है, अन्य जो भी क्रियाएं मानव जो कर रहा है वो सारी की सारी सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना है कि मानव भूगोल के अंतर्गत हम कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। एक तो हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे कि भौतिक पर्यावरण, और दूसरा हम अध्ययन करेंगे यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध। इन दोनों का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो मानव द्वारा एक दूसरे के साथ पारस्परिक संपर्क के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये मानव भूगोल है। इसके बाद में मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध करवाता है। ये ध्यान रखना है, मानव भूगोल क्या करता है, मानव भूगोल मनुष्य और उसका पर्यावरण, मानव है और उसके चारों ओर का जो वातावरण है, इनके बीच में संबंध क्या है, इन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाएगा। मानव भूगोल का जो अध्ययन है ये 19वीं शताब्दी के अंत में, मानव भूगोल का अध्ययन जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी इसका आप ध्यान रखेंगे। मानव भूगोल का अध्ययन है इसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी के अंत में। और एक चार्ल्स डार्विन थे, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ
स्पीसीज के प्रकाशन के समय हुआ और लोगों की इस विषय में आगे जिज्ञासा बढ़ी, जिसको वर्तमान में बहुत अधिक इसका अध्ययन किया जा चुका है। तो पुनः थोड़ा सा आप देखेंगे कि मानव भूगोल क्या है और इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी बातों का अध्ययन करेंगे। तो आपका यहाँ हेडिंग होगा मानव भूगोल। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स आपकी प्रिंटेड हैं तो इनको आप अच्छी तरह से उतार सकते हैं। आप यहाँ पहले समझने का ज़्यादा ध्यान दें कि मानव भूगोल है क्या। पहले मैं समझा देता हूँ आपको पूरी स्लाइड, और इसके बाद में आप आराम से वीडियो को पॉज करके उतार लेना आराम से, और सुविधा भी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो मानव भूगोल में आप समझेंगे, ध्यान रखेंगे कि मानव भूगोल में, पुनः देख लें अच्छी तरह से, मानव भूगोल में एक तो हमारा भौतिक पर्यावरण है, और एक इस भौतिक पर्यावरण पर, यानी ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके धरातल पर मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सारी की सारी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। तो एक तो पृथ्वी का धरातल, और दूसरा इस धरातल के ऊपर मानव जो क्रियाकलाप कर रहा है, इन दोनों के बीच का जो संबंध है कि धरातल कैसा है, उसके ऊपर मानव किस प्रकार की क्रियाएं कर रहा है, इन दोनों के बीच के अंतर संबंध का जो अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये देखना है आपको कि जो मानव भूगोल है, भूगोल की शाखा है। अभी हमने बात की थी कि भूगोल की दो शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल है। तो भूगोल की ये जो शाखा है मानव भूगोल, इसका अध्ययन कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, और इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले वो चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, जो आप विज्ञान विषय में भी काफ़ी इसके बारे में पढ़ते हैं, चार्ल्स डार्विन के बारे में, जाति की उत्पत्ति के बारे में कि नई जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, कक्षा 10 में भी आपने काफ़ी पढ़ा है। उस पुस्तक में इसका मानव भूगोल का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखें। अब हम बात करेंगे यहाँ अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार कि अलग अलग जो भूगोलवेता हैं, इन अलग अलग भूगोलवेताओं ने इस मानव भूगोल को किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडजेल। रेडजेल जो जर्मन भूगोलवेता हैं, जर्मनी के थे, तो रेडजेल हैं वो जर्मन भूगोलवेता हैं, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी एंथ्रोपोजोग्राफी। रेडजेल की पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोजोग्राफी है। और इस एंथ्रोपोजोग्राफी में, एंथ्रोपोजोग्राफी, रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफी है। यहाँ देखेंगे आप एक बार के लिए थोड़ा सा, यहाँ है। सबसे पहले आप देखो मानव भूगोलवेता है रेडजेल, और रेडजेल में है, इसको एक तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। हैं कहाँ के? जर्मनी के। मानव भूगोलवेता रेडजेल कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। हाँ तो देखो ये रेडजेल है, रेडजेल हैं, और ये हैं जर्मन भूगोलवेता। कहाँ के हैं? अपनी नोटबुक में लिख ले। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हाथ से यहाँ लिखे नहीं जा रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखें हैं। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लें कि यहाँ रेडजेल हैं, ये फ्रेडरिक रेडजेल है, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। देखो यहाँ देखेंगे आप, ये फ्रेडरिक रेडजेल है और इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल, और ये हैं जर्मन भूगोलवेता। फ्रेडरिक रेडजेल हैं, कहाँ के हैं? जर्मन भूगोलवेता हैं, और इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। ये कौन सी है? इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है। बहुत बार प्रश्न आपको पूछा भी जाता है, ध्यान रखेंगे। रेडजेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजोग्राफीज। एंथ्रोपोजोग्राफीज। तो देखो रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। पहले आप रेडजेल की 2-3 बातें याद करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, रेडजेल को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव भूगोल का जनक। रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। पहला प्रश्न ध्यान में रखेंगे, रेडजेल को आधुनिक मानव भूगोल का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि जो रेडजेल हैं वो कहाँ के भूगोलवेता हैं? जर्मन भूगोलवेता हैं। रेडजेल हैं ये जर्मनी के हैं, तो जर्मन भूगोलवेता हैं। तीसरा प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे
कि रेडजेल के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उस पुस्तक का नाम क्या है। रेडजेल के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजोग्राफी। यहाँ ध्यान देंगे, यह है एंथ्रो ANTHROPAGEOGRAPHIES एंथ्रोपोजोग्राफीज। तो ये 2-3 बातें हो गई। इसके बाद में देखो, रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो रेडजेल क्या कहता है कि मानव को जीवित रहने के लिए वातावरण से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि रेडजेल जो है ये नियतिवादी थे। नियतिवादी का तात्पर्य है कि रेडजेल प्रकृति को सबसे ज़्यादा महत्व देते थे, और रेडजेल ये नियतिवादी के जनक भी यही हैं। निश्चयवादी कह सकते हो, नियतिवाद भी कह सकते हो, प्रकृतिवाद भी कह सकते हो। इसके जनक भी कौन है? रेडजेल ही है। नियतिवाद, निश्चयवाद या प्रकृतिवाद, इसके जनक कौन है? रेडजेल है। और रेडजेल क्या कहते थे कि अगर मानव को जीवित रहना है तो किससे सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है? वातावरण से, यानी प्रकृति से सहयोग प्राप्त करना अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए, आगे आपका आएगा इसके बाद में दूसरा भूगोलवेता है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? एलन सी सैंपल। तो देखो, एलन सी सैंपल के बारे में थोड़ी सी आप पहले मुख्य विशेषताएं। तो देखिए, जो एलन सी सैंपल है, ये हैं एलन सी सैंपल है, ये अमेरिका की भूगोलवेता है और रेडजेल की शिष्या है। एलन सी सैंपल अमेरिका की भूगोलवेता है और रेडजेल की शिष्या है। ये आपको ध्यान में रखना है। भूगोलवेता ये कहाँ की है? अमेरिका की। रेडजेल कहाँ के थे? जर्मनी के। रेडजेल का पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है। रेडजेल का पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल। और एलन सी सैंपल जो है, इस एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? एलन सी सैंपल कहती हैं कि भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके, भौतिक पर्यावरण के द्वारा जो भी संसाधन दिए गए हैं, मिट्टी है, भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त है, जल है, पूरा का पूरा जो धरातल आ गया, और इस धरातल की जो भी भौतिक विशेषताएं हैं ये भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त हैं। तो भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान संसाधनों का उपयोग करके गांव, शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्वों को मानव द्वारा बनाया गया है। रेडजेल क्या कहती हैं कि मानव ने क्या किया? देखो, उन्हें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रेडजेल जो हैं ये एलन सी सैंपल जो हैं, एलन सी सैंपल जो हैं ये रेडजेल की शिष्या हैं, पहली बात। दूसरी बात, एलन सी सैंपल जो है कहाँ की भूगोलवेता है? अमेरिका की भूगोलवेता है। यानी अमेरिकन जो ज्योग्राफी प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट महिला भूगोलवेता हैं ये अमेरिका की, और रेडजेल की ये शिष्या है। तो ये भी नियतिवादी की समर्थक हैं, प्रकृति को सबसे ज़्यादा महत्व देती हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रकृति का उपयोग करके, यानी भौतिक जो पर्यावरण है, इस भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके शहरों, सड़क, रेल नेटवर्क आदि और जो भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व हैं, इनको मानव के द्वारा बनाया गया है। फिर रेडजेल के अनुसार, इसके एलन सी सैंपल के अनुसार परिभाषा देखो। एलन सी सैंपल रेडजेल की एक अमेरिकी शिष्या के अनुसार क्या कहती हैं? परिभाषा देखो, यहाँ से आएगी किसकी? एलन सी सैंपल की परिभाषा है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल जो है अस्थिर पृथ्वी, कौन सी पृथ्वी? अस्थिर पृथ्वी, और तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराता है। यानी एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव, अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच में जो संबंध बदल रहे हैं, जो रिश्ते बदल रहे हैं, परिवर्तनशील जो संबंध हैं, इनका क्या करवाता है? अध्ययन करवाता है। पुनः देखो, ये बात आप समझ गए हैं। यहाँ से आपको प्रश्न क्या बनेगा? सबसे पहले
जो एलन सी सैंपल है ये किसकी शिष्या है? तो इसका आपका जवाब होना चाहिए कि एलन सी सैंपल जो हैं ये जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या है। और दूसरा आपका प्रश्न बनेगा कि जो रेटजेल हैं ये किसकी समर्थक हैं? तो रेटजेल जो हैं ये नियतिवादी की समर्थक हैं, पर्यावरणवादी जो विचारधारा है, प्रकृतिवादी जो विचारधारा है, चाहे नियतिवादी कह दो, चाहे पर्यावरणवादी कह दो, चाहे प्रकृतिवादी कह दो, ये जो विचारधारा है इसकी समर्थक है। फिर इसके बाद में कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है। कहाँ की भूगोलवेता है? अमेरिका की भूगोलवेता है। अमेरिका की पहली महिला भूगोलवेता है। और इसके बाद में परिभाषा आपको यहाँ से लिखनी है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है? तो आपको कहना है कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बदलते रिश्तों का बोध कराने का एक विषय है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इनके बीच में बदलते हुए जो संबंध हैं इनका बोध करवाता है, वो ही क्या है? मानव भूगोल है। तो ये तो हो गया आपका रेटजेल का और एलन सी सैंपल का। इसके बाद में एक अपने फ्रांसीसी भूगोलवेता और हैं जिन्होंने संभववाद की विचारधारा दी थी। फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रांसीसी भूगोलवेता जो हैं ये फ्रेडरिक रेटजेल हैं और इन्होंने फ्रेडरिक रेटजेल ने संभववाद की विचारधारा दी थी। ये जो आपको देखो यहाँ दिख रहे हैं ये फ्रेडरिक रेटजेल है। ये फ्रांस के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संभववाद की जो विचारधारा है, ये संभववाद की विचारधारा किसके द्वारा दी गई है? ये पाल विडाल डी ला ब्लास फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं और इनका नाम है पाल विडाल डी ला ब्लास। पूरा नाम है पाल विडाल डी ला ब्लास और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं और इन्होंने संभववाद की विचारधारा दी थी। अब आइए आगे आप, एक तो आपका एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल हो गया और एक आपका हो गया फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। बाकी जो कुछ परिभाषाएं आपकी हैं वो आपको एक्स्ट्रा स्लाइड में अतिरिक्त पढ़ा दी जाएंगी, तो आप ध्यान रखें नोट्स से उतारते समय उनको भी आप साथ में संलग्न करते जाएंगे, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा। अभी जो आपको पाठ के अंत में जो प्रश्न उत्तर करवाए जाएंगे उसमें आपका लगभग पूरा का पूरा मैटर है वो क्लियर करवा दिया जाएगा। इसमें आपका एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो परीक्षा में आपको कहीं बाहर से देखना पड़े। आपका पूर्णतः ये एक संश्लिष्ट, पूरा का पूरा संश्लिष्ट मैटर है और सारगर्भित मैटर है वो आपको बताया जा रहा है। आगे देखिए आप, मानव भूगोल का इतिहास। तो मानव भूगोल का इतिहास देखने से पहले आप देखो थोड़ा सा देखेंगे मानव भूगोल का जो इतिहास है ये आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि मानव भूगोल, यहाँ देखो आप थोड़ा सा मानव भूगोल का पहले इतिहास पढ़ लें। थोड़ा सा इतिहास क्या है, देखो मानव भूगोल जो है ये भूगोल की प्रमुख शाखा है। अभी हमने बात कर ली थी कि भाई भूगोल की दो शाखा हैं, एक मानव भूगोल है और एक भौतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के, अब यहाँ मानव भूगोल का हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं कि मानव भूगोल है क्या। इसको देखो पढ़ लो पहले थोड़ा सा, इसको लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। मानव भूगोल के अंतर्गत वहाँ आ जाएगा सारा सारगर्भित मैटर। में आपको थोड़ा सा अलग से एक संकलित जो मैटर है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मानव भूगोल क्या है? भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। दूसरी शाखा आपको मैंने बता दी थी भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ये क्या है? मानव भूगोल है। और एक मिनट इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये पेन है आपका, ये पॉइंटर है और ये आपका हाइलाइटर है। तो देखो मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर के, कहाँ से लेकर के? मानव की उत्पत्ति से लेकर के वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत अभी हमने देखा था कि मानव भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है? मानव और उसका भौतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। फिर है
मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय और बहु अनुमोदित परिभाषा है। मानव भूगोल की मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन। देखो मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में अध्ययन किसका किया जाता है, मानव और उसका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, मानव और उसका जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उस प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मानव अपना समायोजन किस प्रकार से कर पाता है, इस बात का अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल में पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अर्थात विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है कि अलग अलग स्थानों पर जो मानव रह रहा है वो वहाँ अलग अलग प्रकार की भौतिक विशेषताएं हैं। जहाँ मरुस्थल में रहने वाला जो मानव है वो मरुस्थल के अनुसार अपने आप अपनी क्रियाएं करता है। मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला मानव है वो मैदानी भूभाग के अनुसार अपनी क्रियाएं करता है। उसकी सारी गतिविधियां उस भौतिक पर्यावरण के अनुसार ही होती हैं। ऐसे ही जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले मानव हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार अपनी गतिविधियां करते हैं, चाहे वो आर्थिक गति देखें या अन्य अपने जो भी रीति रिवाज हैं, उनका खान पान है, पहनावा है, वो सारा हम देखते हैं। तो इन सबको कौन प्रभावित कर रहा है, इनको भौतिक पर्यावरण प्रभावित कर रहा है। मानव के इन सारे परिवेश को भौतिक पर्यावरण है वो प्रभावित कर रहा है। मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। पुनः ध्यान देंगे, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल में मानव वर्ग और उनके वातावरणों की शक्ति, है ना। वातावरण की शक्ति का मतलब वहाँ का जो भौतिक वातावरण है उसकी शक्ति, प्रभाव, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक जो कार्यात्मक संबंध है, इनका अध्ययन किया जाता है। किसके आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, यानी अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले मानव का अध्ययन है वो उनके भौतिक पर्यावरण के अनुसार किया जाता है। फिर आगे देखें, मानव भूगोल का महत्व है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है, यानी इसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया गया है और संसार के विभिन्न देशों में वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इसके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। मानव भूगोल का मुख्य रूप से इसके एक कल्याणपरक जो विचारधारा है और इसमें ये अध्ययन किया जाता है कि मानव की ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा मानव अपना विकास कर सकता है। मानव में इस प्रकार से कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो मानव के द्वारा की जानी चाहिए, उन क्रियाओं का हम विकास कैसे कर सकते हैं जिससे मानव का कल्याण हो सके और मानव अपना विकास कर सके। रेडजेल के अनुसार, अभी हमने बात की थी, रेडजेल कहाँ के हैं, जर्मन भूगोलवेता है। रेडजेल कहाँ के हैं, जर्मन भूगोलवेता है। तो रेडजेल देखो क्या कहता है, रेडजेल के अनुसार क्या है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है। पुनः ध्यान रखेंगे, रेडजेल जो थे ये प्रकृतिवादी थे, नियतिवादी थे, यानी रेडजेल हैं ये अपनी विचारधारा में सबसे ज़्यादा किसको महत्व देते हैं, वो पर्यावरण को। किसको महत्व देते हैं, पर्यावरण को। तो रेडजेल क्या कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य, यानी मानव भूगोल जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उन सब के ऊपर किसकी छाप होती है, पर्यावरण की छाप होती है। जैसा भौतिक पर्यावरण होगा वैसा ही मानव क्रियाकलाप करेगा, जो कि स्वयं की भौतिक दशाओं का एक योग होता है ना। योग्य की जगह यहाँ योग आएगा, स्वयं की भौतिक दशाओं का क्या होता है, एक योग होता है। एल्सवर्थ एलटी गठन के अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति तथा उसके विवरण का अध्ययन है। और इसी प्रकार से अभी हमने बात की थी कि रेडजेल की शिष्या वह प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेता है एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव। देखो ये आपकी एलन सी सैंपल की परिभाषा है ना। मानव भूगोल क्या है, चंचल मानव और अस्थायी धरती यानी अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इसको आप अपनी नोटबुक में यहाँ से एलन सी सैंपल की जो परिभाषा है, आपकी सटीक परिभाषा है एलन सी सैंपल। एलन सी सैंपल की ये परिभाषा आप नोट कर लेंगे कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो आप देखेंगे कि एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। एलन सी सैंपल के अनुसार जो मानव भूगोल है यह है चंचल मानव
चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही क्या है, मानव भूगोल है। किसकी परिभाषा है ये? एलन सी सैंपल की। कहाँ की भूगोलवेता है ये? अमेरिकन भूगोलवेता है। और रेड जेल की परिभाषा ये है कि रेड जेल ने क्या कहा था कि मानव भूगोल के दर्शे सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये किसकी परिभाषा है? ये रेड जेल की परिभाषा है। तो ये मानव भूगोल की क्या है, एक थोड़ी सी आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाया गया है कि मानव भूगोल है क्या। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि मानव भूगोल के अंदर मानव और उसका प्राकृतिक पर्यावरण, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, उसका वातावरण कैसा है और उस वातावरण के अनुसार मानव की वहाँ क्रियाएं किस प्रकार से हो रही हैं, इन सब बातों का अध्ययन जो है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका आगे वाला है मानव भूगोल का इतिहास। यहाँ से हम बात करेंगे मानव भूगोल का इतिहास। ये तो मानव भूगोल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। फिर मानव भूगोल के इतिहास की हम बात करेंगे। मानव भूगोल का उद्भव है, ये मनुष्य और पर्यावरण के बीच बातचीत, यानी मनुष्य जब से पर्यावरण को समझने लगा है, पर्यावरण के अनुसार अपनी क्रियाएं करने लगा है, तब से ही इस मानव भूगोल का क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन, समायोजन और संशोधन के साथ शुरू हुआ था। यानी मानव भूगोल का विकास कब से शुरू हुआ? मनुष्य थोड़ा समझदार हुआ, मनुष्य पर्यावरण को समझने लगा, अपने आसपास के वातावरण को समझने लगा, वातावरण को समझ करके उसके अनुसार अपनी क्रियाएं करने लगा, उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित करने लगा, अपने आप को समायोजित करने लगा, और उसके साथ साथ उस पर्यावरण में और अपने रहन सहन की गतिविधियों में संशोधन करने लगा। इसी के साथ मानव भूगोल का विकास शुरू हो गया। खोज की उम्र से पहले विभिन्न समाजों के बीच बहुत कम बातचीत हुई थी। यानी जब मानव भूगोल की खोज हुई, मानव भूगोल का विकास हुआ, तो उस समय, उससे पहले जो अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले मानव थे, अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले मानव थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मानव था, अमेरिका का मानव था, अफ्रीका का मानव था, भारत का मानव था, यूरोप का मानव था। तो यहाँ अलग अलग स्थानों पर रहने वाले मानव थे, इनके बीच में आपस में बातचीत नहीं हुआ करती थी। और ये आपको भी पता है कि आज से पहले इस प्रकार की कोई प्रौद्योगिकी का, तकनीकी का इसका विकास नहीं था, और विकास नहीं होने के कारण मानव एक दूसरे को आपस में जानते नहीं थे, तो उसके आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अज्ञात समाजों के बारे में जानकारी अब उपलब्ध कराई गई थी। यात्रियों के द्वारा अन्वेषण ने मानव भूगोल के क्षेत्र का विस्तार किया और विभिन्न समाजों के साथ बातचीत की। यानी जैसे जैसे धीरे धीरे मानव का मस्तिष्क का विकास हुआ, तो मानव के मस्तिष्क का विकास होने के कारण विभिन्न प्रकार के जो भूगोलवेता हैं, और ये ज़्यादातर यूरोपीय भूगोलवेता हैं जिन्होंने भूगोल का विकास करने में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो नावों के द्वारा अपनी यात्रा के जरिए वो जगह जगह अलग अलग स्थानों पर घूमे, वहाँ के लोगों से संपर्क किया, और वहाँ के मानवों के बीच में आपस में एक अंतर संबंध विकसित हुआ, जिससे वो ये जानने लगे कि आपके क्षेत्र के जो मानव हैं, और जैसे ऑस्ट्रेलिया का मानव है वो भारत के मानव को जानने लगा, भारत के मानव की जो भौतिक, वहाँ के भौतिक पर्यावरण की विशेषता हैं, वहाँ की जो सांस्कृतिक क्रियाएं हैं उनके बारे में जानने लगा, उनकी रुचि उत्पन्न हुई कि वहाँ का मानव कैसे रह रहा है, वहाँ के मानव की क्या क्या सांस्कृतिक क्रियाएं हैं। ऐसे ही भारत वाले मानव कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मानव के प्रति, जैसे आपको भी कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का मानव, ऑस्ट्रेलिया का वातावरण कैसा होगा, वहाँ का भौतिक पर्यावरण कैसा होगा, तो आप भी काफ़ी उत्सुक हो जाते हैं कि हाँ, हमें ऑस्ट्रेलिया के मानव से मिलाया जाए, तो हम बहुत ज़्यादा मतलब रोमांटिक होंगे। आप भी अमेरिका आपको लेकर के चलें, अमेरिका के मानव से मिलाएं, अपने आप अमेरिका का वातावरण देखें, अमेरिका के मानवों के क्रियाकलाप देखें, उनकी भाषा देखें, उनके पहनावा देखें, हैं उनके जो भी जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं मानव की, वो सब देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एक उत्साहित महसूस करेंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग समाज के मानव के बीच में बातचीत हुई, और इसी के ज़रिए मानव भूगोल का क्या हुआ, विकास हुआ। थैंक यू। और कल देखेंगे हम आगे की स्लाइड में।